नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त अगर हिंदुत्व पर या बीजेपी पर मुसीबत आती है तो वो उन तमाम चीज़ों का दूर करने का एक ही उनके पास तिरियाक है, यानी उस जहर का तिरियाक, वो है मुसलमान। बस मीडिया में मुसलमान को किसी भी तरह से खींच के लाओ, सोशल मीडिया से ज़रिए से खींच के लाओ, उनके बारे में कोई ना कोई मामला लाओ और बहस शुरू कर दो और हम पर जो इस वक्त मुसीबत आई हुई है उसको ख़त्म करो। गुज़श्ता साल 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं और शायद आगे भी यही देखने को मिलेगा। कभी कभी ये शरारती लोग पुरानी वीडियोस को भी निकाल करके गलत पैगाम और जो इस वक्त हालिया लेटेस्ट हॉट टॉपिक जो चल रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वक्त ये वीडियो शेयर की गई है जिसमें एक शख्स ने, ये एमएलए है जिसने शेयर किया है, जी हाँ, दिल्ली का एमएलए ये वीडियो शेयर करके लोगों को कह रहा है कि ये देखिए ये शख्स क्या कह रहा है, सुनिए। जबकि इस वीडियो को हम आपके सामने पहले भी बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था, प्राइम टाइम में दिखाया था। ये बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें गणेश झा नामी हिंदुत्व जहनियत का हामिल एक दरिंदा मुसलमान का नाम लेकर के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान के नाम पर वीडियो बना करके अलग अलग तरह की जो है बीजेपी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा था ताकि इस वीडियो को वायरल हो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़के और फिर जो है मुसलमानों पर हमले जारी हो। ये पुरानी वीडियो, लेकिन इस वीडियो को बार बार निकाला जाता है, बार बार शेयर किया जाता है और फिर जो है एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करने की बात करती है पुलिस और जो है छात्राओं पर, तलबा पर बग़ैर किसी सोचे समझे जो है लाठी चार्ज कर देती है, वो इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने के लिए सूरत हाल को यहाँ तक लाते हैं। बीजेपी के लोग इसको शेयर करते हैं। भाई कुछ तो इस वक्त जो है लोगों को साफ शफाफ पता चल चुका है कि आप किस कदर ज़हनियत के हामिल हैं, बचे रहो। अब क्या दिल्ली पुलिस इस एमएलए के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जो इस पुरानी वीडियो को शेयर करके दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है? ये इस वक्त सवालात करते हुए इस वीडियो को और इस एमएलए की तस्वीर को शेयर किया गया है। जो शख्स खुदा की कसम फ़लाँ फ़लाँ कह कर के खा रहा है वो मुसलमान है ही नहीं है, उसका नाम गणेश झा है और ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान बन कर के वीडियो बनाता। दूसरी चीज़ जो आपके सामने रखना है, कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी ताजिर, वहाँ होने वाले हमलों की वजह से किस तरह वहाँ सयाहत बर्बाद हुई है आप जानते हैं। यहाँ के लोगों के पास कुछ ही आमदनी के ज़रिए है और वो है वहाँ के सेब, वहाँ का ड्राई फ्रूट वगैरह। जब भी इस तरह का मौसम आता है कोशिशें ये होती हैं कि किसी तरह यहाँ का प्रोडक्ट इस रियासत से बाहर ना जाए, ना बिके और लोगों की हालत ख़राब। इससे पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम सुनते हैं, अब तो अलग ही तरीका इख्तियार किया जा रहा है। अब सेब जो है वो पूरी तरह से तैयार होकर के बाज़ार में आ चुका है और कश्मीरी सेब तो पूरे भारत में तकसीम, न सिर्फ भारत, बैरून भारत में भी जाते हैं। लेकिन देखिए उन ताजरों को रोकने के लिए किस किस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी इनकी जो ट्रक भर भर करके ले जाते हैं दूसरी रियासतों में, उनको रोकने के लिए रास्ते मरम्मत के नाम पर रास्ता रोक दिया जाता है। महीना भर जो है वो जो है रास्ते में काम चल रहा होता है और उनके इन लोगों की जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो है सेब सड़ जाते हैं रास्ते में। इसी को इल्तिजा मुफ्ती ने जो है ताजिरों के साथ मिलकर के इस पर ऑब्जेक्शन किया है
जिस वीडियो पे इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बिलखुसूस कश्मीर में तबसरे शुरू हुए हैं, क्या वहाँ की हुकूमत इस बात को संजीदगी से लेगी, या ये रास्तों की अथॉरिटी जो इस तरह के बहाने बना करके ट्रकों को जाने से रोक देते हैं, दूसरी रियासतों को, अहम शाहराहों को रोकती है, क्या वो इस सिलसिले में सोचेंगे? ये अहम तरीन सवाल है। देखिए, ये महबूबा मुफ्ती की बेटी है, इल्तिजा मुफ्ती, जो है उनकी जो इल्ज़ामात और उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है इस बारे में, वो आप सुने। अदानी का सेब बिके और कश्मीरी वाले का सेब नहीं बिके, ये हम होने नहीं देंगे। मेरे साथ जो ये एप्पल ग्रोअर्स हैं, ये मुझे कह रहे हैं एक हफ्ते पहले जहां एक सेब की पेटी 2000 की रेट में जा रही थी, वही पेटी आज 600 की प्राइस ड्रॉप, यानी मोर देन 200% उसका बिल्कुल ड्रॉप हुआ है प्राइस डिक्रीज में। तो ये तो एक साजिश ही लग रही है। आप चाहते हैं जो प्राइवेट एप्पल ग्रोअर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, मंडी के, वहां पे अदानी हो, कोई और प्राइवेट प्लेयर्स हो, आप उनकी फ्रूट इंडस्ट्री को एक बूस्ट देना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरी ग्रोअर्स। वी वोंट लेट दैट हैपन। आपने यहाँ खुद देखा, हमने यहाँ ट्रक ड्राइवर्स से बात की, 2-2, 3-3 दिन से उनको ट्रैफिक नहीं जाने दे रहे। यात्री के लिए ट्रैफिक जा सकता है, टूरिस्ट के लिए ट्रैफिक जा सकता है, लेकिन जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनके लिए ही आप ट्रैफिक बंद करते हैं, उनके लिए ही आप कहते हैं रोड मेंटेनेंस हो रहा है। ये तो हमारे साथ आप अपार्थाइड कर रहे हैं। इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिटिक्स में पहली लीडर आप है पीडीपी की तरफ से जो इस इश्यूज को रेज करते हैं। यहाँ पे एक पॉपुलर सरकार भी है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे 2 साल से एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसकी 50 सीटें आई हैं। पिछले साल भी एप्पल ग्रोअर्स ने सफर किया, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया। आज भी सरकार में वही बैठे हैं, कुर्सी पे वो बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम ही नहीं करना चाहते। इसमें आपको स्टेटहुड की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमारे फ्रूट ग्रोअर्स के साथ खड़े नहीं रह सकते थे क्या? क्यों नहीं वो अपने लोगों के इश्यूज के बारे में बात करते हैं? लोगों ने आपको इतनी उम्मीद से चुना, आज वही लोग जिनने आपको 50 सीटें दी बिल्कुल मायूस हैं, ना उम्मीदी है इन लोगों में। ने इनको बोला है कल तक यहाँ रोड खुलना चाहिए, अगर कल रोड नहीं खुला हम आके यहाँ पूरा रोड पे हम एहतजाज करेंगे एंड वी विल प्रोटेस्ट ऑन द रोड। एनी रोड मेंटेनेंस दैट टेक्स प्लेस शुड टेक मोर देन 2 days। और आपको उसी महीने मेंटेनेंस याद आती है जब इनको अपना फ्रूट बेचना होता है। अदानी का आपको सेब बिकवाना है तो हमारे कश्मीरी की आप हड्डी तोड़ेंगे, हड्डी पसली करेंगे। वी वोंट लेट दैट हैपन। वी आर हियर टू स्टैंड विद आवर एप्पल ग्रोअर्स एंड वी विल स्टैंड विद देम टिल द रोड डजंट ओपन। पॉपुलर सरकार का मानना है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है जो श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। आपकी जुरिस्डिक्शन में क्या बस गुपकार रोड है कि आपको वहीं पे सारी अपनी मीटिंग्स करनी है, वहां आप लोगों को बुलाते हैं, बैंक्वेट करते हैं, लंचेस करते हैं, डिनर्स करते हैं होटल्स में? ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन में ही है। बात तो कर सकते हैं ना, कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ सकते हैं। रोड एंड अगर हाईवे उनके अंडर नहीं है तो जिनके अंडर है उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। अगर वो इतने पावरलेस हैं कि कोई भी चीज उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो रेजिग्नेशन करे। हर एक मसला जो हम उठाते हैं वो फ्रूट ग्रोअर्स का हो, अगर किसी पे यूएपीए यहाँ लगता है, 3000 लड़कों को पकड़ा अभी अनंतनाग में पिछले हफ्ते जब उनकी किलिंग हुई ऑफिसर की, उसमें भी वो कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर आपकी कहीं भी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप कुर्सी छोड़िए, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी जस्टिस टू द पीपल हु इलेक्टेड यू। देखिए, मुझे नहीं पता हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। अभी तक तो उनको मैराथन पे ही देखते हैं, भागते हैं, लंचेस रखते हैं, डिनर्स रखते हैं, लेकिन जो सीरियस काम है वो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहते। बाहर के स्टेट्स में जाके वो मैराथन के लिए भागते हैं, फिर कुछ फिल्म फेस्टिवल के लिए जाते हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज हैं गवर्नेंस के, कहीं ना कहीं वहां पे देयर इज अ कंप्लीट पैरालिसिस। और स्टेटहुड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में मैं एमएलए हूं, मैं मिनिस्टर तक नहीं हूं, फिर भी मैं यहाँ आके अपनी आवाज उठा रही हूँ। कम से कम वो अपनी आवाज ही उठाएं। आवाज तो उठा सकते हैं, ट्वीट कर लें। चलिए, आप यहाँ आके इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते, एक ट्वीट ही कर लीजिए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा पीडीपी की तरफ से? अगर रोड खोल दो, कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, कुर्सी छोड़ दो, रोड खोल दो, कुर्सी छोड़ दो। हम इनको वी आर गिविंग देम 24 hours। विद इन 24 hours ये मेंटेनेंस का बहाना नहीं चलेगा। पिछले साल मेंटेनेंस का बहाना यूज करके 1 महीने तक हाईवे ने बंद किया, जिसकी वजह से सारा कश्मीरी फ्रूट यहाँ सड़ गया। कल तक अगर इनने यहाँ रोड नहीं खोला, परसों से आके हम यहीं पे सड़क पे काजीगुंड में एहतजाज करेंगे एंड वील मेक श्योर दैट द रोड इज ओपन। एक और वीडियो है नाज़रीन गिरामी, आजकल गोदी मीडिया की क्या हालत हो चुकी है ये बात तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। आजकल के गोदी मीडिया को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बच्चे मारे जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं, रास्ते ख़राब हैं, पासपोर्ट जो है उसकी
पासपोर्ट की जो अहमियत है भारत की वो निचली सतह पर नीचे आ रहे हैं। महंगाई अपने उरूज पर है। बाढ़ और सैलाब की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, घर के बाहर हो चुके हैं, रहने का ठिकाना नहीं है। हज़ारों किसानों की फसलें तबाह हो गई। कई रियासतों में बरसात नहीं हुई तो कई किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे मीडिया को। हमारे मीडिया को लेना देना है कि भाई कौन राम मंदिर के खिलाफ बोला, कौन शिव मंदिर के खिलाफ बोला, कौन सा बाबा क्या बोल रहा है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं, बांग्लादेश की जो है ये वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब यही बातें हैं। लेकिन ऐसी एक सवाल लेकर के अमन चोपड़ा, जिसको आप जानते हैं नफ़रत की इंतहा करने वाला, वो पहुंच जाता है इस बाबा के पास, जिन बाबा के बारे में साफ और वाज़े तौर पर है कि वो योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और योगी हुकूमत को जिस तरह से वो बोलते हैं, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उनके सामने, उनकी वीडियो वायरल होती रहती है। अब अमन चोपड़ा एक सवाल लेकर के उनके पास पहुंच गया है, अखिलेश यादव का, आजमगढ़ का कुछ बयान लेकर के कि उन्होंने फलां मंदिर के सिलसिले में ये बात कही है, आप क्या कहेंगे। फिर उसके बाद जो है उनके सवालों का जवाब जिस तरह से दे रहे हैं आप देख लीजिएगा, आप इसको सुनिए। जो हमको प्रतीत होगा हम कहेंगे, इतना तो हमको। अगर भारत में ये सुविधा, अगर भारत के कानून में हमको अभिव्यक्ति की ये आजादी नहीं है कि जिसके बारे में हम जो राय रखते हो वो बोल सकें, तो फिर हमको निकलवा दीजिए, देश निकाला करवा दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन जब तक हम हैं, हमको जो प्रतीति होगी हम बोलेंगे। आपकी इजाजत से मैं काशी पर आइए स्वागत। जो कहता है काशी पर ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना साजिश है, सही या नहीं? जो कहे ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलना अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एडिक्वेट प्रोटेक्शन करो, वो क्यों नहीं हो रहा है? आप दुनिया भर के किसी व्यक्ति के वक्तव्य पे हमारी राय पूछ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी हुई है, अंतरिम आदेश किया हुआ है, उस आदेश का लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं। इतना कठिन नहीं है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जो कहे काशी पर सवाल है, जो कहे ज्ञानवापी में शिवलिंग का मिलना साजिश है, वो कितना बड़ा सनातनी, उसको सनातनी नहीं हो सकता। ये अखिलेश यादव का सनातनी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव का ठीक है ना? तो अखिलेश यादव से हमारा कौन सा रिश्ता है? सनातनी नहीं है ना महाराज जी? भाई ये वक्तव्य देने वाला सनातनी नहीं है। अखिलेश यादव का वो ठीक है, वो हम कह रहे हैं। तो ऐसे में आपको 10 वक्तव्य दिखा सकता हूँ। अरे भाई 10 नहीं, आप 500 दिखा दो, 1000 दिखा दो। हमने अगर अखिलेश यादव को आज तक सनातनी घोषित किया हो तब हमसे ये सब पूछो, नहीं तो तुम्हारी लिस्ट बेकार है। योगी को कलंकी घोषित, हाँ कलंकी है, कलंकी है। अखिलेश मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों मंदिर और उनकी मूर्तियां तोड़े जाते हुए इसी आदित्यनाथ के द्वारा देखा है। ये कलंकी है, ये कलंकी है, ये कलंकी है, कार सेवकों पर गोली ये कलंकी है। आपने कार से, अरे कार सेवकों पे गोली चलाने वालों को पद्म विभूषण देने वालों, तुम हमसे कार सेवकों के गोली चलाने वालों के बारे में प्रश्न पूछते हो? तुम्हारे जीव में ये ताकत कहाँ से आती है प्रश्न पूछने की? कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले को निर्माण समिति का अध्यक्ष बना करके बैठाते हो, तुम्हारी जीभ में ये ताकत कहाँ से आती है? ये आक्रोश आपका बोलो, पार्टी को लेकर क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं है? मुलायम सिंह यादव को लेकर के है, और नरेंद्र मोदी को लेकर के है, आदित्यनाथ योगी को लेकर के, भाजपा को लेकर के है, ये तीनों को लेकर के है। आप लोग केवल मुलायम सिंह यादव को दोषी ठहराते हो, और दोषियों को पुरस्कृत करने, दोषियों को पुरस्कृत करने वालों को भी तो उसमें शामिल करो। मुलायम सिंह यादव दोषी नहीं मानते महाराज जी। ऐसा है कि हम जो कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव दोषी है, दोनों इनको भी उसमें शामिल करो। आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव दोषी है कि नहीं? अरे हम दोषी कह रहे हैं तभी तो कह रहे हैं कि इनको भी शामिल करो उसमें। आप इस चीज को क्यों घुमा रहे हो? आप तो बड़े ज्यादा पॉलिटिकल लग रहे हो। कोई पॉलिटिशियन भी इस तरह के सवाल नहीं करता है, पूरा पॉलिटिशियन भी नहीं करता है। आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, हम साथ जान गए, आप बड़े भ्रष्ट में हो, लेकिन आप पॉलिटिशियन हो। आदित्यनाथ जब हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलाई, गलत था, उनको क्यों पद्म विभूषण दिया गया? जिसने उनको पुरस्कृत किया वो भी उन्हीं का साथी है। जिस अधिकारी के द्वारा ये आदेश निर्गत किए गए, हस्ताक्षर किया गया, उस अधिकारी को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए अध्यक्ष बना करके बैठाना, ये बताता है कि ये भी अपराध है। तो ये तीनों को तो साथ में बोलो। आप एक को बोलते हो, दो को छोड़ते हो, ये आपकी गलती है और ये आपकी कनिंगनेस है।
तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी हमारे मीडिया की। आइए नाज़रीन गिरामी, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने आपको 2 कश्तियों पर ईरान की जानिब से हमलों के बारे में खबर सुनाई थी। आज शाम ढलते ढलते पता एक और ख़बर आई है। अब ये जो हमला हुआ है, ये हमला टेक्निकली है। वो हमला क्या वाकई में ईरान ने किया है? अगर ईरान ने किया है तो अमेरिका नाम क्यों नहीं ले रहा है? ये 2 अहम तरीन सवाल है। दरअसल खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का पसीना उस वक्त छूट गया जबकि 2 नहीं बल्कि 7 बड़े हमलों ने दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को अंदर से खोखला किया। ये हमले किसी आम जगह पर नहीं थे बल्कि बराह रास्त अमरीकी आवाम की लाइफ लाइन पर हमले हुए थे, यानी कि पीने के पानी पर। अब इस खेल के पीछे किसका हाथ है ये अमेरिका जानता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन आजकल तो ईरान ही है, लेकिन ट्रंप खुलेआम इसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। अगर वाकई में उन्होंने किया, उसको पता चल चुका है और इसलिए भी तस्लीम नहीं किया गया कि अगर ये हमला वाकई ईरान ने किया है तो फिर दुश्मन की जो टेक्निकी तरक्की है उसमें ईरान किस कदर आगे बढ़ चुका है उससे दुनिया वाकिफ हो जाएगी। इसके चलते अमेरिका उस चीज को कबूल नहीं कर रहा है, यह बात कही जा रही है। दरअसल इस सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 मकामात से साइबर हमले किए गए थे। अमेरिका को पानी फराहम करने वाली इंतहाई नाजुक पाइपलाइन और प्लांट्स को निशाना बनाया गया और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 मकामात पर यह साइबर हमले हुए थे। और सूरत हाल इस कदर गंभीर हो गई कि कई रियासतों में खुदकार निज़ाम को बंद करना पड़ा और पानी के निज़ाम की हिफाजत के लिए दस्ती ऑपरेशन करना पड़ा, यानी जो खुद मशीनें चलती थी उनको रोकनी पड़ी और फिर जो है वहां पर इंजीनियर्स को भेजना पड़ा। इस सारे ड्रामे में सबसे बड़ा धचका अमेरिकी सियासत और डोनाल्ड ट्रंप को पड़ा है, क्योंकि जहां दुनिया की नज़रें ईरान पर मरकूज हैं, ट्रंप बराह रास्त ईरान का जिक्र करने से, लगातार इस हमले के सिलसिले में बयान करने से गुरेज कर रहे हैं। इस बड़े और सनसनीखेज साइबर हमले की जो पहली निशानियां रियासत मिनेसोटा से सामने आई। 26 और 27 जुलाई के दरमियान हैकर्स ने 30 से ज्यादा कम्युनिटी वाटर सिस्टम को निशाना बनाया। मिनेसोटा आईटी सर्विस ने जल्दबाजी में तहकीकात का आगाज किया और दरियाफ्त किया कि किसी ने जानबूझकर पानी की फराहमी के कंट्रोल सिस्टम तक रसाई हासिल की थी। यह आग सिर्फ एक रियासत तक महदूद नहीं रही, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 7 से ज्यादा रियासतों में पानी और गंदे पानी की सहूलियात मुतासिर हुई। FBI, CISA और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी EPA समेत आला अमरीकी एजेंसियों ने फौरी तौर पर जवाब दिया और फिर जो है उसके इंतज़ाम को पूरी तरह से करने की कोशिशें करते रहीं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है पीने के पानी और गंदे पानी की 2 अलग नलें जब जारी होती हैं, उसका मेन सिस्टम ही हैक कर लिया जाए और बिलखुसूस जिसको एबल लॉजिक कंट्रोलर जिसको कहा जाता है, ये जो वाटर प्लांट्स में ये जो चीज़ होती है जिसको PLCS कहा जाता है, ये डिजिटल डिवाइस होते हैं जो पानी के दबाव को और केमिकल्स की सही मिकदार को कंट्रोल करते हैं और बड़े पंप चलाती हैं ये। और अगर इन PLCS को हैक करता है तो पूरे शहर के लिए पानी की सप्लाई या तो बंद हो जाती है या फिर इसमें केमिकल मिलाकर पानी को जहरीला बनाकर के लोगों की जानें ली जा सकती है। ये वो हथियार है जो अंदरूनी सतह की टेक्निकी तौर पर जो है किसी मुल्क से लड़ी जाती है और मुल्क को बैक वक्त सारे के सारे आवाम को परेशान कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि 7 रियासतों में बैक वक्त पानी का सप्लाई बंद हो जाए तो हुकूमत किस कदर परेशान होगी, बल्दिया किस कदर परेशान होंगे। और फिर अगर केमिकल्स में उस वाटर सप्लाई में वो नहीं मिलाए बल्कि दूसरे गंदे पानी का भी एक रत्ती बराबर भी आमेजिश हो जाए तो
किस तरह से हो सकता है, खलल डाल करके सप्लाई को जहर देना या उसको आलूदा करना, उस पानी को गंदा कर देना, ये सारी चीज़ें जो है जब इस तरह का वाटर प्लांट जो है टेक्निक से जुड़ा होता है, उसको डिजिटलाइज किया जाता है और इस सिस्टम को, कंट्रोलर को, जिसको एबल लॉजिक कंट्रोलर्स कहते हैं, उसमें जब आप हैक करके सामने जाते हैं तो वहाँ इस सूरत हाल पैदा होती है। तो एक बहुत बड़ा हमला था 7 दिनों के अंदर, जिसको मीडिया ने नहीं लाया और कुछ अखबारात ने इसको छापा, और जाहिर सी बात है कि टेक्निकली एक बहुत बड़ा हमला था और 7 रियासतों में हमला था, और जाहिर सी बात है कि बहुत ही नाजुक चीज़ पर हमला किया गया था। इस बारे में बयान करने और किसने किया है इस सिलसिले में बोलने में ट्रंप जब हिचकिचाए तो जाहिर सी बात है कि टेक्निक की बढ़ती हुई तरक्की को लेकर के लोगों में तशवीश पाई गई, और जो है इन बातों को छुपाए जाने पर ट्रंप का जो है वो मजाक उड़ाया जाने लगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और ख़बर है और वो ये सऊदी अरब से आ रही है कि सऊदी अरब में अब तक तामीराती शोबे में आपको पता है कितने लाख अफराद वाबस्ता हैं? 44 लाख अफराद। इसमें सऊदियों का तनासुब 14% है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तामीराती शोबे जो हैं सऊदी अरब में, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी गैर मुल्क का हाथ है तो वो हिंदुस्तानियों का है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट आई हुई है, सऊदी अरब में जब से गैर मुल्कियों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुले, तामीरात के शोबे में सबसे ज़्यादा मुलाजमतों के मौक़े फराम हुए, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। इस शोबे में फ़न्नी और गैर फ़न्नी मजदूर ज़्यादा मुलाजमत पाते हैं, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स पर मकामी अफराद की तादाद कम होती है। सऊदी कॉन्ट्रैक्टर्स अथॉरिटी के जारी ताज़ा बयान के मुताबिक ममलिकत में तामीराती शोबे से 44 लाख अफराद मुंसलिक हैं, जिनमें सऊदियों का तनासुब 14% है। अखबार 24 के मुताबिक साल 2025 में 20,000 तामीराती मंसूबे शुरू किए गए, जिनकी मालियत 3 ट्रिलियन रियाल से ज़्यादा रही। तामीराती शोबे से मुंसलिक सऊदी कारकुनों के आदाद शुमार के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी कारकुनों की मजमूई तादाद 5,81,883 है, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक़ दफ्तरी व इंतज़ामी उमूर और टेक्निकल शोबों से होता है। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा न होगा कि सऊदी तामीराती शोबे में हिंदुस्तानी कारकुनान की बड़ी तादाद है, बल्कि कुछ बड़ी तामीराती कंपनियों के मालिक भी हिंदुस्तानी हैं, यानी मालिक ही बन बैठे हैं हिंदुस्तानी। MASH मासा स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका शुमार ममलिकत की बड़ी कंपनियों में होता है, के चेयरमैन इंजीनियर MA नईम हैं, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से बताया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से सऊदी अरब से आने वाली या जो हिंदुस्तानी इस वक्त मशरिक़ वस्ता में काम करते हैं, मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में, सऊदी अरब में, UAE में, कुवैत में, ओमान में, बहरैन में, दीगर खलीजी ममालिक का जो रुख करते हैं, इनमें से अब तक कितने लोगों ने जान दी वहाँ पर, यानी जिनकी जो है फितरी मौत हुई है। तो हिंदुस्तानी अपने ख़ानदानों को माली मदद फराहम करने के साथ साथ मुल्क की मईशत में भी नुमाया किरदार अदा करते हैं। जो लोग यहाँ से जो है जाते हैं हिंदुस्तान, जाहिर सी बात है कि इससे जो है करेंसी का रेट और वहाँ से आने वाली करेंसी जो है वो हिंदुस्तान को मजबूत करती है। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक साल 2023 से 2025 के दरमियान बैरून मुल्क में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत भी हुई है। इनमें सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात यह है कि इनमें ख़ुदकुशी के मामलात भी शामिल हैं, और ऐसे मामलात में सबसे ज़्यादा हिस्सा खलीजी ममालिक का रहा। आदाद व शुमार के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान खलीजी ममालिक में खुद की जान लेने वाले और दीगर वजूहात की वजह से मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 4,124 है। हिंदुस्तानी जो इंतकाल हुए, इसी तरह गुज़श्ता 3 सालों में बैरून मुल्क जान गंवाने वाले हिंदुस्तानियों की मजमूई तादाद 39,000 से ज़ायद रही है। जो फ़िलहाल खलीजी ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनमें अगर जो है इस 3 साल के अरसे में वहाँ की अमवात का अंदाज़ा लगाया जाए और जो वाकई में ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो वो 39,000 से ज़ायद बताई जा रही है। वैसे नाज़रीन गिरामी, एक लंबी रिपोर्ट है जो खलीजी ममालिक में हमारे हिंदुस्तानी जो रहते हैं या बैरून ममालिक में जो काम करते हैं, उनके सिलसिले में आने वाली कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने रखी गई। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि द्वीप के
इनको तो आप जानते ही हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनकी तबीयत बिगड़ जाने के बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सरबराह अभिजीत दीपके की सेहत हफ्ते को इस कदर अचानक ख़राब हो गई, बेचैनी, उल्टी और इस हाल की शिकायत के बाद डॉक्टरों की एक टीम महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी नगर में उनके घर चली गई, जहां उनका इलाज किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें दिन भर आराम का मशवरा दिया। उनकी बिगड़ती हुई सेहत की खबरों से हामियों और पार्टी कारकुनों में तशवीश पाई जा रही कि अचानक जिनको धमकियां दी जा रही थी मुख्तलिफ़ किस्म की, और कल ही जिन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आज अचानक घर में उनकी सेहत बिगड़ी कैसे। अहले खाना के मुताबिक अभिजीत दीप के हफ्ते की सुबह लोगों से मिलने अपने घर की पार्किंग में पहुंचे थे। उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें मतली और उल्टी होने लगी। उसके बाद वो मीडिया से बात किए बगैर वापस अंदर चले गए। दीपके की बिगड़ती हुई सेहत का इल्म होने पर अहले खाना ने फौरी तौर पर डॉक्टरों से रब्ता किया। डॉक्टर विशाल लाहा ने अपनी मेडिकल टीम के साथ उनके घर पहुंचे और इब्तिदाई जांच की। डॉक्टरों ने मौके पर ही सयाल ड्रॉप लगाया और उन्हें घर पर आराम करने का मशवरा दिया है। बल्कि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाने की बात कही गई है। चंद रोज़ कबल उन्हें टाइफाइड की तशख़ीस हुई थी, शायद उसी का असर भी बताया जा रहा है, जबकि इसको दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब उसका तबसरा या उसका तस्करा मैं समझता हूँ कि क़ब्ल अज़ वक्त होगा। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।